दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 महीने रह चुके हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। सारी पार्टियां अपनी दमखम भरने में लगी हुई हैं और हमारे साथ देवेंद्र कुमार पाठक जी हैं जो मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम बात करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवारों के साथ ये क्षेत्र में आ रहे हैं। जी, इस बार के जो चुनाव हैं कितनी पार्टियों के साथ या गठबंधन के साथ या व्यक्तिगत कितने लोग आपके साथ मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, इस बार जो है सभी छोटे दलों का एक गठबंधन किया जा रहा है और 22 नवंबर को अयोध्या में जानकी घाट पे सारे छोटे दलों का एक सम्मेलन दोपहर को 2 बजे आयोजित किया गया है और उस सम्मेलन में निर्णय लिया जाएगा कि किन किन सीटों पे कौन कौन सी पार्टियां 2022 के चुनाव में अपना प्रत्याशी को उतारेंगी और हम लोग सब लोग मिलकर 22 तारीख के बाद ये निर्णय लेंगे कि कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन दल किस किस विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरेगी। ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है जमीनी स्तर पे कितना काम की है, क्योंकि आपकी जो पार्टी का नाम है बहुत कम लोगों को पता होता है। हमारी पार्टी तमाम ऐसे महंगाई के मुद्दे पे और राष्ट्र के मुद्दे पे जन आंदोलन हमारी पार्टी ने कई मुद्दों को किया, चाहे वो दामनी हत्याकांड रहा हो दिल्ली में और या 370 या 35A का मामला रहा हो। तो 370-35A में सन 2016 अगस्त को बनारस से लाल चौक के लिए हमारे नेतृत्व में और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में झंडा फहराया, गिरफ्तारियाँ भी दी, 36 घंटे हमें भूख हड़ताल पे रहना पड़ा और अगस्त 2017 में हमारे नेतृत्व में 9 लोग लाल चौक पहुंचकर हम लोगों ने झंडा फहराया। वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी और हम लोगों को 48 घंटे तक वहाँ पे नज़रबंद रखा गया। तो ज़मीनी स्तर पे हमारी पार्टी जो जनहित का मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क पर उतरते रहते हैं। तमाम आंदोलन हम लोगों ने पिछली सरकार में किया, जैसा कि देवालय और शौचालय पे जो मामला था उसमें हमारी पार्टी ने भी उसमें मुकदमा कर रखा था और बनारस की जो तमाम ऐसी समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर भी हम लोग बराबर जन आंदोलन करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है किसान बिल को लेकर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक किसान बिल का मामला है, इसी किसान बिल के मामले को सरकार ने जो मुद्दा बनाया या विपक्षी दलों ने जो मुद्दा बनाया कि जो आंदोलन करने वाले जो किसान हैं ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं और इसमें जो किसान है वो असल में वो किसान नहीं है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब वो किसान नहीं थे, जो आंदोलनकारी नहीं थे और जो उग्रवादी थे, तो जो मुद्दा था, तो इन मुद्दे पर जब सरकार ने देखा कि मुद्दे पर हमारी सरकार जा सकती है, उन्होंने सर्वेक्षण कराया होगा और ये बहुत गंभीर मुद्दा था। लगातार किसान जो है सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे थे, कितने किसान जाड़े में ठिठुरते हुए शहीद हो गए, कितने किसान जो है आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। तो इन मुद्दे को लेकर तमाम पार्टियां आंदोलन कर रही थी। हम लोगों ने भी अपना वक्तव्य दिया कि इन किसानों की जो बिल है बिल को वापस किया जाए। क्या हम आपकी बात काट रहे हैं, ये इतने दिन सोती क्यों रह गई ये सरकार? तो 12 महीने से ऊपर हो गए सरकार को इस समय आंखें खुली, महज 4 से 5 महीने विधानसभा चुनाव रह गए। तो सरकार को ये लगा कि हमारे हिटलरशाही से, हमारे तानाशाही रवैया से किसान आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, किसान आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। लेकिन मैं बधाई देता हूं भारत के उन किसानों को जो लगातार सड़कों पे उतरकर संघर्ष करते रहे कि कोई भी कीमत पे हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, मगर ये किसान बिल को आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार को लगा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आने वाले दिनों में गुजरात विधानसभा का भी चुनाव है, तो सरकार को लगा कि इसमें हमारी सरकार जा सकती है, एक बड़ा किसानों का वोट बैंक खिसक सकता है और
समय आने पर केंद्र सरकार जो है बैकफुट पे आ गई और अब उन उग्रवादियों को, आतंकवादियों को किसान के नाम से संबोधित करने लगी। तो ये बात जनता ने देखा, किसानों ने देखा, देश की जनता देख रही है कि क्या स्थितियां हैं और अंत में किसान के आंदोलन को और किसान के उन आंदोलनकारियों को हम बधाई देना चाहते हैं कि उनका ये आंदोलन सफल रहा और पहली बार अभी तक केंद्र सरकार किसी मुद्दे में किसानों के आगे झुक गई। एक चीज़ बताइए कि इस बार आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? वे मुख्यमंत्री हम ऐसा देखना चाहते हैं जो एक समता मूलक समाज की स्थापना कर सके, जो हमारे संविधान को लेकर चल सके, क्योंकि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी दल अगर एक धर्म को, एक या कट्टरवाद को लेकर चलता है तो किसी राज्य और राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। हमारी सरकार ऐसी सरकार होनी चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष सरकार हो, जो समतामूलक समाज की स्थापना कर सके, जो मानव कल्याण के लिए और इंसान और इंसानियत और मानवता के लिए कार्य करे। एक चीज़ बताइए कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जा रहा था, उस समय रोड पे मुख्यमंत्री पैदल चल रहे थे और प्रधानमंत्री 4 पहिए में चल रहे थे, तो कहाँ से आपको लगता है कि यहाँ कहीं मतभेद तो नहीं था? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस का मामला है कि अगर इसको आप पूरी तरह से एक्सप्रेस पर चलेंगे तो पूरी से तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस को एक बहुत बड़े वोट बैंक में पूर्वांचल को कन्वर्ट करने के लिए सरकार ने इसका उद्घाटन किया और सारे मुद्दों को भटकाकर ये दिखाया गया कि विकास की गंगा बह रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से तमाम जो है जिले जुड़ेंगे। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस को सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी कि चुनाव के आचार संहिता के लागू होने के पहले ही, क्योंकि दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक आचार संहिता को लागू कर दिया जाएगा, तो उसके पहले सरकार को जल्दी थी कि इस प्रोजेक्ट को कैसे जनता के बीच में लाया जाए। और महंगाई की हालत आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 107, 105, 106 की स्थिति है और पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार खामोश है। जब चुनाव आ गया तो 5 रुपया पेट्रोल के दाम को घटा दिया गया, राज्य सरकार ने घटा दिया, तो जबकि कर के रूप में एक सरकार एक चीज़ जिससे कि आप पेट्रोल महंगाई पे बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्र हित के लिए महंगाई कोई जरूरी नहीं है, अगर 200 रुपये लीटर भी हो जाए तभी हम पेट्रोल भरवाएंगे। ऐसे लोग कहने वाले पेट्रोल पंप पे हमने खबर की है और लोग सैकड़ों लोग ऐसी बातें कहे हैं। देखिए, ऐसे लोग जो है ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो सरकार के या बीजेपी के कार्यकर्ता हों, लेकिन जब मनमोहन सरकार में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा तो उसमें जो है प्रधानमंत्री से लेकर और पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम जो है केंद्रीय नेता सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह, सभी लोग जो है दिल्ली में जो है जांच पड़ताल लेकर उसका आंदोलन कर रहे थे कि पेट्रोल पर, डीजल का इतनी महंगाई है। तमाम ऐसे नेता जो है दिल्ली में सड़कों पर बैठे थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 4 रुपया, 5 रुपया, हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी आंदोलन किया था। कचहरी से हम लोगों ने गाड़ी जो है बैलगाड़ी से खींचकर हम लोग ले गए। तो आज पेट्रोल आसमान छू रहा है और पेट्रोल को बढ़ जाने से तमाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले, सब्जी वाले, रेडी वाले या जो भी है, सारे महंगाइयाँ 50 रुपया सरसों का तेल आज 200 रुपया लीटर हो गया। आज तमाम महंगाई से जनता एकदम त्रस्त है और जहाँ तक मेरा मानना है कि महंगाई के मुद्दे पर हमारी सरकार फेल है। अक्सर देखा जाता है कि व्यापारी लोग भी इस मतलब महंगाई से रुष्ट हैं। जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो फिर वो बीजेपी के ही किस पल्लू में चले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब ऐसा उनको एक तरह से बीजेपी का एक बड़ा पैनल एक काम करता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एक हिंदुत्व की भावना आ जाती है। देखिए, जहाँ किसी राजनीतिक दल में या किसी राजनीतिक पार्टी में अगर किसी धर्म का अगर बोलबाला हो तो हमारा मानना है कि भी राष्ट्र के लिए घातक है। एक चीज़ बता दीजिए कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बनारस में कितने विकास हुए हैं, क्या वाकई बनारस स्मार्ट बना या नहीं? बनारस की स्मार्ट सिटी में तो आप बुलेट ट्रेन भी चला रहे थे, सर्वे में कितना पैसा खर्चा हुआ वो असफल हुआ। और बनारस की गलियों का है और करीब जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने में तमाम ऐसे मूर्तियों के बारे में आपको जानकारी होगी, तमाम ऐसी मूर्तियां विध्वंस हो गई। तो मेरी सरकार से मांग है कि जो भी हमारे उसमें पुराने मूर्ति बने हैं उसका एक अच्छा सा म्यूजियम तैयार हो,
जिसमें लोगों को पता लगे कि काशी में कहाँ कहाँ हमारा मंदिर था, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में कितने मूर्तियाँ निकली। उस सारे मूर्तियों को धरोहर के रूप में एक अच्छा सा म्यूजियम बनाकर उसको मंदिर को, मूर्तियों को रखा जाए। जिस प्रकार कनाडा से अन्नपूर्णा जी की मूर्ति को वहाँ से 100 साल बाद लाया गया, उस मूर्ति को स्थापित किया गया, ऐसे हमारी मांग है कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सारे मूर्तियों को सजोकर और उस मूर्तियों को पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करा के कि कौन कौन ईस्वी की मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों को काशी कॉरिडोर के मंदिरों में स्थापित किया जाए कि जो आने वाले हमारे पर्यटक हैं, हमारे काशी की संस्कृति और विकास और मंदिर के बारे में उनको जानकारी हो सके। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पे आपके कैंडिडेट करेंगे? अब 22 नवंबर में जो हमारा ये सम्मेलन है अयोध्या में सारे दलों का, उस सम्मेलन के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कितनी सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव उतरेगी। तो ये थे देवेंद्र पाठक जी, और अपनी बातें बेबाकी से रखी, और इन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तीखा जवाब दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार बनारस के बेटे, काशी के बेटे, तमाम तरह के वादे किए, लेकिन वाकई अगर सच में देखा जाए तो अभी बनारस स्मार्ट नहीं हुआ है। तो लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।